बैक टू वाला क्वेरीज वेलकम अनदर वीडियो फेमस बायोलॉजी। अगर आप भी CSIR और नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपके माइंड में कई बार आया होगा कि क्यों ऐसा है कि CSIR नेट का एग्जाम इतना टफ है। क्या सचमुच में टफ है या फिर सच में कोई मैनेजमेंट का और टाइम मैनेजमेंट का या सिलेबस मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है? क्या रियली में CSIR नेट एग्जामिनेशन बहुत ही टफ है? क्या उसको ईजी बनाने का कोई तरीका नहीं है? सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप स्ट्रेटजी बना करके CSIR जो कि बहुत ही टफेस्ट एग्जाम माना जाता है उसको भी आप इजी वे में प्रिपरेशन कर सकते हैं और एग्जाम क्वालिफाई भी कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो। वैसे अगर आपका CSIR जून 2023 का या 2024 का अगर आपका एग्जाम किसी भी कारण से नहीं निकल पाया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको फिर से नेक्स्ट एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इस बार आप वो गलती मत कीजिए जो गलती आपने लास्ट टाइम भी किया हुआ था। तो क्या वो स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए एक एस्पिरेंट्स का जो कि CSIR नेट को एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है, और किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या चीज़ उसे नहीं करना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। सो यहाँ पे आज हम लोग पूरा फोकस करेंगे इस वीडियो में कि CSIR का एग्ज़ाम एक्चुअली में क्यों टफ़ है? क्या है वो जो कि उसको टफ़ बनाता है और बच्चे इतना उसको लेकर के घबराए हुए क्यों रहते हैं, इतना फ्रस्ट्रेट क्यों रहते हैं? उनको लगता है कि जैसे CSIR नेट का एग्ज़ाम निकलना ही मतलब बहुत बड़ा दिक्कत है। डेफ़िनेटली टफ़ है एग्ज़ाम बट उतना नहीं जितना कि बच्चों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट चला गया है। सो यहाँ पर देखेंगे आज हम लोग यहाँ पे, और इसको मैंने 10 रूल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, 10 रूल हैं। आप उन 10 रूल्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो बेसिकली आप इस एग्ज़ाम को ईज़ी वे में बना सकते हैं कि क्या है उस एग्ज़ाम का पैटर्न। सबसे पहले पहला जो पॉइंट है दैट इज़ अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके इस एग्ज़ाम को समझने के लिए, उस एग्ज़ाम के पैटर्न का और सिलेबस को। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि बाप रे बाप! 13 यूनिट का पूरा सिलेबस है और 6 महीने का ही सिर्फ़ टाइम है, और इस 6 मंथ में अगर हम यहाँ पे कवर करने की अगर डिवाइड करें तो बेसिकली हमारे पास मतलब 1 मंथ में 2 से ज़्यादा यूनिट आता है, और 2 यूनिट में इतने लंबे-लंबे टॉपिक्स है पढ़ने के लिए, सारे टॉपिक्स को पढ़ना और इसके साथ-साथ में उन सारे टॉपिक्स को याद रखना एग्ज़ाम के टाइम पे, और वो भी सिंपल सा सवाल नहीं आता, बहुत लॉजिकल आता है। तो कैसे इतना ह्यूज सिलेबस को हम लेकर के प्रिपरेशन करें, 6 महीने के अंदर में ही उसको पूरा कवर कर पाएँ, और वो भी उतना स्टैंडर्ड लेवल का और प्लस सारी चीज़ें को करके। तो यहाँ पे ज़रूरी है आपको समझना कि जो एग्ज़ाम्स का पैटर्न है और एग्ज़ाम्स की जो डिमांड है। आप सभी लोगों को मालूम होगा CSIR का जो लाइफ साइंस का पेपर है या और भी पेपर, वो 3 पार्ट में होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। टोटल 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है, और इस 200 में से जिनके भी 100 प्लस अगर आ जाते हैं मार्क्स, उनके पास बेसिकली आपका LS भी हो जाएगा और JRF भी हो जाएगा लाइफ साइंस के फील्ड में, राइट? तो लाइफ साइंस के फील्ड में अगर आप CSIR, LS या JRF चाहते हैं तो अपना टारगेट आप 100 प्लस का बना करके रखिए। मीन्स आपके पास 110 नंबर, 105 नंबर, 108 नंबर अगर इस तरीके से आता है, तो मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो फिर आपका ये नंबर आपके लिए सेफ रहेगा, 110, 105, 108, और आप इस नंबर पे आसानी से JRF क्वालिफाई हो सकते हैं। सो समझना बहुत ज़रूरी है कि 200 में से 100 नंबर प्लस आपको नंबर कैसे लाना है, और उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और कितना आपको यूनिट कवर करना चाहिए, और कितना आपको पढ़ाई करनी चाहिए, राइट? सो जैसा कि आपको मालूम है, पार्ट ए जो होता है, बहुत सारे बच्चों को मैंने ये क्वेरी करते हुए सुना कि सर पार्ट ए की तैयारी कैसे करें? क्यों करना है भाई पार्ट ए की तैयारी आपको? आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें से आपको 15 नंबर क्वेश्चंस करना होता है, 15 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होते हैं। इस तरीके से 30 मार्क्स का ये पेपर होता है। बचा कितना आपका 170 अगर आप, मैं बोलता हूँ लाइफ साइंस के आप स्टूडेंट हैं, अगर आपका किसी भी कारण से मैथ कमज़ोर है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी नहीं आती है, तो आपको उस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस 170 में से टारगेट कीजिए कि आपको 110 नंबर लेकर के आना है। 60 नंबर का फिर भी आपके पास क्या है, मार्जिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको एकदम पूरी तरीके से नहीं आता है तो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है अगर आप MSc पास आउट हो चुके हैं और MSc में प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तैयारी मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो 20 क्वेश्चंस होंगे, आप कुछ भी तैयारी करके नहीं जाएँगे, फिर भी आपका लेवल इतना हो चुका होगा कि आप 5 क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन तो आप बड़े आसानी से कर ही पाएँगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी जनरल केमिस्ट्री क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स से क्वेश्चंस आता है, रीजनिंग से और मैथमेटिक्स से आते हैं। तो आप अगर इतना सारा यहाँ तक मीन्स MSc तक अगर आपने पढ़ाई किया हुआ है, तो आपको इतना लॉजिक तो समझ में आता है कि हाँ, कैसे लगाना, कैसे नहीं लगाना। तो मेरी सजेशंस में आपको पार्ट ए के लिए अननेसेसरी का टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको
परेशान होने की ज़रूरत है। आपका फ़ोकस यहाँ पर होना चाहिए पार्ट बी और पार्ट सी में। पार्ट बी और पार्ट सी के सवालों को भी समझ लेते हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस होता है, जिसमें से आपको 35 अटेंड करना होता है, और अगर इस 35 में से भी अगर किसी भी स्टूडेंट का 25 या 22 क्वेश्चन से लेकर 25 क्वेश्चंस भी अगर सही हो जाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये माना जाता है स्कोर करने के लिए जेआरएफ का। तो 50 क्वेश्चन में से करना कितना है? 25 क्वेश्चन, मीन्स 50% का मार्जिन है आपके पास यहाँ पे, मतलब 50 क्वेश्चन में से खोज करके आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं। पार्ट सी की अगर मैं बात करूँ तो 75 क्वेश्चन देता है, 25 क्वेश्चन करने होते हैं, और इस 25 क्वेश्चन में से भी अगर आपने 15 क्वेश्चन लेकर के 18 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया है, तो आपके मार्क्स एकदम अच्छी तरीके से सिक्योर हो जाते हैं। कैसे? मान लीजिए अगर आपने 15 क्वेश्चन किया तो 15 चौका 60, यहाँ पे 60 नंबर हो जाता है, और अगर आपने यहाँ पे 25 क्वेश्चन किया है तो 25 दूना के 50, आपका 50 नंबर हो जाता है। 110 नंबर आपके ऐसे ही आ गए एकदम, बगैर आपके पार्ट ए के टच किए हुए और बगैर आपको ज़्यादा रिस्क लिए हुए। तो 50 में से 25 क्वेश्चन करना नॉट ए बिग टास्क, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और इसके बाद आपको 75 क्वेश्चन में से सिर्फ 15 क्वेश्चन करने के लिए बात मैं कर रहा हूँ, मतलब 60 क्वेश्चन का आपके पास ऑप्शन यहाँ पे है, 25 क्वेश्चन का आपके ऑप्शन यहाँ पे है। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और सोचेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि CSIR का एग्ज़ाम तो बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। 75 क्वेश्चन में से अगर आप 15 क्वेश्चंस भी करने का हिम्मत अगर आप नहीं रखते हैं और अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो शायद फिर सचमुच में कोई दिक्कत है। तो आपको समझना ये होगा कि 75 क्वेश्चंस का टारगेट नहीं है, आपका 15 क्वेश्चंस का टारगेट है। और 15 क्वेश्चंस को करने के लिए अगर आपने 13 यूनिट के सिलेबस में से, मैं आपको गारंटी देता हूँ, सिर्फ अगर आप 5 यूनिट भी बहुत अच्छे से तैयारी आप कर लीजिए, तो आपको 13 क्वेश्चंस बड़े आसानी से मिल जाएगा, 15 क्वेश्चंस कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर क्वेश्चन से, मीन्स हर यूनिट से 4 क्वेश्चन से लेकर 5 क्वेश्चन आता है, मैं 3 क्वेश्चन का ही मार्जिन लेके चलता हूँ। अगर कोई भी लड़का, कोई भी कैंडिडेट अगर CSIR तैयारी कर रहा है, अगर वो 13 यूनिट में से सिर्फ 5 यूनिट इस तरीके से तैयार कर ले कि उसके क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो आसानी से सॉल्व कर पाए, सिर्फ 5 यूनिट का, तो वो मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि वो आसानी से JRF क्वालिफाई कर लेगा और पार्ट सी में क्वेश्चंस करके आएगा अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वही सेम कंडीशंस आपके लिए वहाँ पे भी हो जाती है। अगर आप 5 यूनिट तैयार करके जाते हैं, तो 50 क्वेश्चंस में से आप आसानी से 15-20 क्वेश्चंस कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका कहीं से मतलब ये नहीं हुआ कि आप सिर्फ 5 यूनिट पढ़ाई कीजिए, अगर आपने पढ़ाई किया हुआ है तो वो बेहतर है, लेकिन मैं आपको एक मार्जिन की बात कर रहा हूँ कि कितना फ्लैक्सिबिलिटी है किसी भी कैंडिडेट का जो कि तैयारी कर रहा है CSIR एग्ज़ाम का, और उसको कितने की तैयारी करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर आपको समझना ये भी होगा एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है यहाँ पे, मीन्स 25% के हिसाब से। तो अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर आपका यहाँ पे 0.5 मार्क्स कट जाएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो पार्ट सी जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है, पार्ट ए और पार्ट बी जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। तो अगर यहाँ पे आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो हर क्वेश्चन में 0.5 मार्क्स कट जाता है, और अगर यहाँ गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका क्या होता है, कट जाता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है CSIR एग्ज़ाम के लिए वो है एक्यूरेसी। पढ़ना तो मतलब एक नॉर्मल सी बात है, आपको आप सभी लोग पढ़ाई करते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो एक्यूरेसी है। आपको अपने नॉलेज पे और अपने कॉन्सेप्ट पे एक्यूरेट होने की ज़रूरत है कि अगर आपने उस किया है तो वो सही होना चाहिए। वहाँ पे गलत करने का चांस नहीं है, गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन गलत करेंगे पार्ट सी का 5 नंबर लेके जाएगा, 4 अपना और 1 जो आपने किया होगा उसका, तो इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। तो होपफुली कि अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में किस तरीके से आपको टाइम देना है और क्या करना है। हमेशा पेपर की स्टार्टिंग आप पार्ट सी से करें, बिकॉज़ 3 घंटे के पूरे पेपर में अगर आप 2 घंटा भी लगा देते हैं पार्ट सी को सॉल्व करने में तो नो प्रॉब्लम। आप आसानी से 1 घंटे में ये 35 में से 25 क्वेश्चंस कर सकते हैं, और इधर इधर में से आपके 30 में से 20 क्वेश्चन में से कम 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं 1 घंटे में। 60 मिनट में आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 घंटा आप आसानी से पार्ट सी के क्वेश्चंस को सर्च कीजिए, खोजिए कि उन 75 क्वेश्चन में से आपका पढ़ा हुआ टॉपिक कौन-कौन सा आ रहा है, उसको पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। नॉर्मल माइंड से काम डाउन होकर के आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत होती है। और बच्चे गलती कर जाते हैं कि वो पहले पार्ट ए से शुरू कर देते हैं, पता लगा यही मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आ गई, दिमाग खराब हो गया वहीं पे। एक बार अगर आपका एग्ज़ाम हॉल में माइंडसेट खराब हो गया तो फिर आपको इसको रीस्टोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये ज़रूरी होगा कि आप स्ट्रैटेजी बना कर के काम कीजिए, राइट। सो दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे है तो दैट इज़
क्रिएट स्टडी प्लान बहुत ही ज़रूरी है आपको रेगुलर और कंटिन्यूअस पढ़ाई करने की। ऐसा ना हो कि कहीं से मोटिवेट होकर के आपने 4 दिन पढ़ाई कर लिया, फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद आपकी पढ़ाई फिर से डल हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डेली शेड्यूल होना चाहिए, ये प्रॉपर्ली मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए कि किस तरीके से आपको काम करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, स्पेंड 6 टू 8 आवर्स पर डे विद बैलेंस टाइम फॉर थियरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिवीजन। आपको समझना होगा कि आपके पर डे की पढ़ाई कम से कम 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए। अगर आप सीएसआईआर को सीरियसली ले रहे हैं और आपको जेआरएफ क्वालीफाई करना है, तो आपको इतना घंटा समय देना पड़ेगा। और इस घंटे को ही डिवाइड किया गया है किसमें, थियरी पढ़ने के लिए, मतलब कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उसी कॉन्सेप्ट को रिवीजन करने के लिए भी टाइम आपको देना पड़ेगा। दीज आर द की पॉइंट्स, राइट। आपको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ पढ़ाई करने से काम आपका नहीं चलेगा। जो आपने सपोज आप फॉर एग्जांपल आपने 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ लिया, राइट। इसकी थ्योरी क्या है आपने ये समझ लिया, और इस थ्योरी के बेसिस पे आपने क्या किया, इस 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस से कोई क्वेश्चन अगर आया तो उसको आपने क्या किया, सॉल्व किया, राइट। और सॉल्व करने के बाद फिर से अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही तो आप उसको रिवीजन कीजिए कि ऐसा क्या था जो कि हम नहीं समझ पाए थे, सवाल में पूछा गया था। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि 6 से 8 घंटे का आपका स्टडी आवर्स होना चाहिए, और वो इसमें मैंने डिवाइड कर रखा है, आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं। 2 घंटे का रिवीजन है, कॉन्सेप्ट फ्रॉम 1 यूनिट, 2 आवर्स का प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये सब है, और 2 घंटे का आपका यहाँ पे सॉल्व है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट, और 1 से 2 घंटे का आपका है रिव्यू मिस्टेक्स एंड वीक पॉइंट्स। आपको देखना होगा कि हाँ, क्या आपकी गलतियाँ हुई हैं। जो आप कई बार होता है कि आप पढ़े हुए होते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो वो पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट आप लगाते हैं तो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, सही नहीं होते। तो उनको आपको, उन मिस्टेक्स को आपको देखना होगा, समझना होगा कि हाँ, कहाँ पे हमारे समझने में गलती हुई थी, क्वेश्चंस की डिमांड क्या थी, और हम क्या उसको समझ रहे थे। ये चीज़ आपका लगातार चलते रहना चाहिए ताकि आपका ब्रेन पूरी तरीके से ट्रेंड हो जाए, इस बात को समझने के लिए वो प्रिपेयर्ड हो जाए कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आएँगे तो आप आसानी से कर पाएँगे। अपनी जो वीकनेस है उसको आप समझिए और उस पे ज़्यादा टाइम दीजिए ताकि आप उसको स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। यूनिट वाइज़ फ़ोकस होना चाहिए आपका। स्टडी 2 एंड 3 में साइमल्टेनियसली टू अवॉइड मोनोटोनी। आपको एक ही सब्जेक्ट या एक ही टॉपिक पढ़ते-पढ़ते आपका माइंड सैचुरेट हो जाता है। तो कोशिश करें कि आपको 2-3 यूनिट पैरेलली लेकर के चलें। 2-2 घंटे का आपका स्लॉट बना लीजिए कि 2 घंटे आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा तो 2 घंटे सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, 2 घंटे इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे, या 2 घंटे इकोलॉजी पढ़ेंगे। इस तरीके से आप जो है 2-3 स्लॉट बना करके आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एक ही टाइम पे अगर एक ही सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपका माइंड सैचुरेट हो जाएगा। और इस चीज़ को, मोनोटोनी को हटाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। आपको 2-3 सब्जेक्ट पैरेलली लेकर के चलना है। रोटेट बिटवीन ईज़ी एंड टफ यूनिट्स। ऐसा भी ना हो कि सारे के सारे टफ यूनिट और सारे ईज़ी वाले यूनिट्स हो जाएँ, मतलब कॉम्बिनेशन आप बना के रखिए। जैसे मान लीजिए बायोकेमिस्ट्री अगर आपका टफ है तो एक बायोकेमिस्ट्री ले लीजिए, दूसरा आप इवोल्यूशन ले लीजिए, तब थोड़ा-सा हिस्ट्री वाला है पढ़ने वाला। अगर आपने बायोटेक लिया हुआ है तो फिर उसके साथ में आप इकोलॉजी ले लीजिए, आपके थोड़ा-सा पढ़ने में मन लगा रहे। तो एक टफ और एक ईज़ी वाले का कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे तो आपके ब्रेन पे एक बैलेंस बना रहेगा, स्ट्रेस नहीं होगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आसानी से ईज़ी वे में क्या होगा, आगे बढ़ते जाएँगे। इसके बाद नेक्स्ट है स्टडी मटेरियल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये कि जो स्टडी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, और क्या उस इन्फॉर्मेशन का स्टैंडर्ड आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को मैचअप करता भी है कि नहीं। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सिर्फ प्लान बना लेने से काम नहीं चलेगा, जो स्टडी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं वो भी बेहतर आपका होना चाहिए। आपको हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप फॉरेन राइटर की रेफरेंस बुक को फॉलो कीजिए। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बुक्स का नाम लिख रखा है। आप इसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स हैं जिनको कि आप पढ़ सकते हैं और जिनको कि आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके अपने स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए यहाँ पे दैट इज अल्बर्ट्स का है, जीन 11 भी है, और सेल बायोलॉजी के लिए लोडिस बाल्टीमोर का है। जेनेटिक्स के लिए यहाँ पे नस्टेन का और सेमिनोस का है। और बाकी आप चाहें तो जैसे मतलब रसल का भी, आप पीजे रसल की बुक आती है, उनकी बुक भी आप पढ़ सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए लेरिंजर है, आप व्हाइट एंड वाइट भी पढ़ सकते हैं। इम्यूनोलॉजी के लिए क्यूबे एक मात्र बुक है जो कि रिकमेंड की जाती है, और इकोलॉजी इवोल्यूशन के लिए है ओडम और
स्ट्रीबर्गर का है। तो इस तरीके से मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। आप और भी सारे यूनिट के जो बुक्स हैं उनको आप सर्च कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं भी सर्च करेंगे रेफरेंस बुक फॉर लाइफ साइंस CSIR, आपको लिस्ट पूरी मिल जाएगी। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पे रखा हुआ है कि आपको स्टडी मटेरियल जो है वो रेफरेंस होना चाहिए। ऐसे नॉर्मली मतलब कि इंडियन ऑथर राइटर की आप बुक मत पढ़ लीजिए, उनमें कंटेंट इतना अच्छा नहीं होता कि आपके एग्जाम के स्टैंडर्ड को मैचअप कर पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। मास्टर जनरल एप्टीट्यूड, दैट मीन्स पार्ट ए के लिए जो आपका प्लान है वो क्या है, आपको इस वाले पार्ट को मैं स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे है प्रैक्टिस लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन डेली। डेली बेसिस पे जब आपका मेन जो सिलेबस है उसको पढ़ने के बाद 1 घंटे का आप चाहें तो अपना ये सारे पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिकमेंडेड बुक इसके लिए RS अग्रवाल की जी की आती है बुक, है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। आप इसमें से न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। सॉल्व पजल एंड प्रीवियस ईयर पेपर टू एनहांस द स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपने जो पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से पार्ट ए वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को देखिए कि आप कितना कर पाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। इसके बाद सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आप स्टडी तो करते जा रहे हैं, लेकिन उस स्टडी से कितना आपकी ग्रैपिंग हो रही है ये आपको समझना ज़रूरी होगा। और उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए और प्रिंट आउट निकाल करके आपको टारगेट बना के रखिए कि हाँ हमको इतना इतना जो यूनिट है, मतलब इतना जो आपका पूरा पेपर है इसको हमको सॉल्व ही कर ले जाना है और करके देखना कि आपको कितना आप कर पा रहे हैं। यहाँ पे दे रखा है डाउनलोड एटलीस्ट लास्ट ईयर CSIR नेट क्वेश्चन पेपर, एनालाइज द क्वेश्चन पैटर्न, किस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स। आपको नोट करना होगा कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि हर साल रिपीट किए गए, हर साल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऐसा कोई मतलब साल नहीं है या ऐसा कोई टर्म नहीं है जहाँ पे वो उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो कम से कम आपको 10 दिन का टाइम या 1 हफ्ते का टाइम लेना चाहिए पेपर को अच्छे से एनालाइज करने के लिए। पेपर को एनालाइज करने का मतलब हुआ कि पेपर का बहुत अच्छे से रीड कीजिए, देखिए कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, क्वेश्चंस के पैटर्न कैसे हैं। तब आपको लगेगा कि हाँ आपकी पढ़ाई और आपका नॉलेज अभी कितना मैच करता है उस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए और कितना आपको भी और मेहनत करना है। ये आइडिया आपको पेपर सॉल्व करने से ही लगेगा। टाइम योर सेल्फ वाइल सॉल्विंग टू इम्प्रूव स्पीड। अपने आप को टाइम बाउंड करके सॉल्व कीजिए ताकि आपको ये ना हो कि हाँ 3 घंटे का पेपर आप 10 घंटे में कर रहे हैं, 5 घंटे में कर रहे हैं। थोड़ा इसका भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। टेक रेगुलर मॉक टेस्ट, आपको प्रैक्टिस जरूर करते रहना है। हो सके तो कोई आप टेस्ट सीरीज कहीं पे चल रही हो तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप मतलब अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर ले आइए और उसको सॉल्व कीजिए टाइम बाउंड रख करके, 2 घंटे 1 घंटे का, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करेंगी, इंप्रूव करेंगे आपके कॉन्फिडेंस को। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट का दे रखा है, दैट इज इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट, फेमराइज यू विद एग्जाम इन्वायरमेंट एंड हेल्प आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीक एरिया। ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट होती है मॉक टेस्ट देने से। आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो समझ में आ जाता है कि आपको 3 घंटे का पेपर आप 4 घंटे में कर पा रहे हैं, 2 घंटे में कर पा रहे हैं, 2.5 घंटे में कर पा रहे हैं। दूसरा, आप जब सेम स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपका ब्रेन उसके लिए ट्रेंड हो चुका होता है और आप उससे एक तरीके से सहज हो चुके होते हैं। और तब जाकर के आपको एग्जाम में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन तो मैंने देखा हुआ है। और आपको अपना वीक एरिया भी पता चल जाता है कि हाँ आपका क्या है, राइट। इसके बाद यहाँ पे 7th जो पॉइंट है दैट इज फोकस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आपको ये समझना होगा कि अवॉइड रूट मेमोराइजेशन, एम्फसाइज अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक एंड मैकेनिज्म बिहाइंड द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बहुत बारी मैंने देखा है क्लासेस में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि रटने पे ज़्यादा यकीन रखते हैं कि मैं सब कुछ रट लूँगा। रटने से काम आपका नहीं चलेगा डेफ़िनेटली। मतलब कि आपको लर्न करने की भी, मतलब आपको ऐसे मेमोराइज़ करने का भी बहुत सारा फैक्ट आता है, लेकिन सारी चीज़ें आप लर्न करके काम नहीं करा सकते, क्योंकि पार्ट सी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको पूरी तरीके से लॉजिकल पूछे जाते हैं। तो आपको चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझना होगा, उसके मैकेनिज्म को समझना होगा और उसके पीछे के होने वाले लॉजिक को समझना होगा, तब जाकर के आप कर पाएंगे। फॉर पार्ट सी, प्रैक्टिस सॉल्विंग एनालिटिकल एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। पार्ट सी के लिए आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहना है एनालिटिकल टाइप के और कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस के, ताकि आप लगा पाएँ, समझ पाएँ कि हाँ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक जा रहा है कि नहीं है।
नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एट्थ, प्रिपेयर क्विक नोट्स। आपको आप पढ़ाई के टाइम पे क्या होता है कि पढ़ते जाते हैं और आपके साथ में ये प्रॉब्लम आती है कि आपने बायोकेमिस्ट्री जब पढ़ना शुरू किया था तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे आप इसको छोड़ करके आपने सेल बायोलॉजी पढ़ना शुरू कर दिया तो आपके सेल बायोलॉजी ठीक हो गई लेकिन बायोकेमिस्ट्री सारी चीज़ें भूल गई। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक आपको हैंड नोट्स बनाना है, वो भी आपका शॉर्ट वाले एकदम की पॉइंट, मतलब वो पॉइंट आपको लिखने हैं जो कि आप एग्जाम में भूल जाते हैं या जनरली आपके दिमाग से स्लिप आउट हो जाता है। तो ऐसे पॉइंट्स का एक क्विक नोट्स बनाइए, शॉर्ट वाला नोट्स बनाइए, जिसमें यहाँ पर पॉइंट मैंने लिखा हुआ है वाइल स्टडिंग जूट डाउन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पाथवेज एंड डायग्राम। आपको फार्मूला लिखना है, पाथवे लिखना है, डायग्राम अगर कुछ है तो उसको बना लीजिए, देख लीजिए कि हाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट को फैक्टर्स हैं, कौन कौन से इनिवेटर हैं, ये सारी चीज़ें। यूज फ्लो चार्ट और निमोनिक्स एंड टेबल फॉर बेटर रिटेंशन। आपको ऐसे कुछ फ्लो चार्ट बना लीजिए, जैसे सेल साइकिल है तो उसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं, कुछ ऐसे ट्रिक बना लीजिए और बेटर होगा कुछ टेबल बना लीजिए कंपेरिजन करने के लिए, ताकि आपको आसानी से क्या हो सके, याद रह सके। रिवाइज दीज नोट्स रेगुलरली स्पेशली ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। ये जो की नोट्स आप बना रहे हैं, जब आपका एग्जाम का टाइम आएगा तो उस टाइम पर आपके माइंड का कंडीशंस बड़ा ही हॉप्चिक रहता है। आपको लगता है कि मेरा सब कुछ पढ़ा हुआ तो है लेकिन कुछ भी याद नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पर आपको काम डाउन होकर के अपने ये जो क्विक नोट्स आपने बनाए हुए हैं और उन्हीं नोट्स को आप रिवीजन जब करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो क्विक नोट्स का बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई के टाइम पर आप उसको ज़रूर बनाएं और उन पॉइंट्स को बुलेट बना करके लिखें जो पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट लगते हैं और आप भूलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगती है। नाइन्थ पॉइंट है दैट इज रिवीजन स्ट्रैटेजी। रिवाइज ईच यूनिट एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स बिफोर द एग्जाम। एटलीस्ट आपके पास टाइम कितना मैनेजमेंट होना चाहिए कि जो भी यूनिट आपने पढ़ रखा है वो यूनिट को कम से कम एटलीस्ट 3 से 4 बार आपको रिवाइज करके जाना है और उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाना है। अदरवाइज एग्जाम में क्या होगा, सब कन्फ्यूजन हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने के लिए। डेडिकेट द लास्ट 1-2 मंथ सोली टू रिवीजन एंड सॉल्विंग मॉक टेस्ट। आपको पता चल चुका है कि एग्जाम आपका कम होने वाला है तो आप कम से कम 1 महीने अच्छे तरीके से उसको पेपर को सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और देखिए कि क्या आपकी परफॉर्मेंस हो रही है। फोकस मोर ऑन हाई वेटेज एंड प्रीवियसली चैलेंजेस टॉपिक्स। उन यूनिट पे ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत चैलेंजिंग आते हैं और आपको क्वेश्चंस को परेशानी होती है सॉल्व करने के लिए। लास्ट पॉइंट है स्टे कंसिस्टेंट एंड हेल्दी। आपको खुद को स्वस्थ भी रखना है और ये यूनिट ये जो आपकी प्रैक्टिस है वो लगातार आपको करते रहनी है जब तक कि आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते हैं। याद रखें, किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। 4 दिन पढ़ाई करके आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आप थोड़ा कम करेंगे लेकिन रेगुलर बेसिस पे करेंगे, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू for any examination, not only for the CSIR, right? So maintain a consistent schedule. Even 4 to 5 hours daily is effective if done regularly. 4 से 5 घंटा भी इनफ है अगर आप उसे रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करते हो और एकदम फोकस्ड होकर के पढ़ाई करते हैं। घंटा मैटर नहीं करता है, आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी फोकस बहुत ज़रूरी है। अगर आप एकदम प्रॉपरली फोकस्ड होकर के पढ़ाई करते हैं तो 4 से 5 घंटा की स्टडी भी आपके लिए काफ़ी है। टेक ब्रेक टू अवॉइड बर्नआउट। ऐसा भी ना हो कि आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं, ब्रेन की भी अपनी एक लिमिट है, वो भी पूरी तरीके से एकदम बर्नआउट हो जाएगा, फिर आपको कुछ भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं होने वाला होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी स्टडी जो आवर्स हो वो 1.5 से 2 घंटे का ही हो। 2 घंटे बाद आप थोड़ा सा गैप लीजिए, 10 मिनट का, 5 मिनट का, पानी पीना, कुछ खाना आप खाइए पीजिए, रेस्ट कीजिए। नेक्स्ट टाइम पे जब आप बैठे तो अलग कोई सिलेबस को पढ़ें, अलग कोई यूनिट को पढ़ें, सेम यूनिट को ना पढ़ें। स्टे फिजिकली एक्टिव एंड गेट एटलीस्ट 6 to 8 hours ऑफ द स्लीप। आपको सोना बहुत ज़रूरी है आपके ब्रेन के रेस्ट होने के लिए और जितनी सारी चीज़ें आपने मतलब उस 6 से 7 घंटे की पढ़ाई में पढ़ी हुई है, उनको आपके न्यूरॉन्स पे सही तरीके से सेटल डाउन होने के लिए आपको रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यूजुअली आपका ब्रेन उस चीज़ के लिए ट्रेंड नहीं होता है कि आप डेली 10 पेज पढ़ जा रहे हैं, तो वो 10 पेज का जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में सेटल होगा तब जाकर के वो आपको याद होगा। इसीलिए आपको बोला जाता है रिवीजन करने के लिए, क्योंकि रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो न्यूरॉन्स की भी अपनी एक लिमिट है, वो सारी चीज़ों को एक साथ में एक ही दिन में एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको समय चाहिए होता है। तो इसलिए आपका ज़रूरी है कि हेल्दी आप रहें और 6 से 8 घंटे की नींद भी लें ठीक तरीके से। सो ये थे मेरे 10-10 रूल और आपको ये सारे रूल्स मैंने बता दिए हैं। लास्ट में आपको यहाँ पे यूनिट वाइज वेटेज दिखा देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो यूनिट फोकस करने वाली है वो कौन सी है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बहुत ही हाई वेटेज है इसका और यहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक्स, ये भी बहुत हाई वेटेज है, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन एंड इम्यूनोलॉजी। इस तरीके से ये सारे यूनिट हैं जिनको क्या फोकस कर सकते हैं। और
इनकी ये टॉपिक्स हैं जिनको कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। सो डियर एस्पिरेंट्स, ये था आपका 10 रूल के 10 स्ट्रैटेजीज जिनको कि फॉलो करके आप CSIR जैसे टफेस्ट एग्जामिनेशंस को भी इजी वे में क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना अच्छे से आप ख्याल रखिए, स्टडी फोकस करते रहिए, और CSIR लाइफ साइंस के प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग में कुछ भी क्वेरी है आपकी तो आप आसानी से पूछ सकते हैं, और उसके लिए जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होगा आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।